हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं की जो आपकी साइंस है यानी कि विज्ञान है उसका चैप्टर फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। और ये जो सॉल्यूशन है ये प्रश्न बैंक का है जो कि हमारे विमर्श पोर्टल पर आ चुके हैं। आप सभी लोग प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर लीजिए और इन प्रश्न बैंक को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इन्हीं से आपका पेपर है वो आता है। सभी लोग प्रश्न बैंक को जरूर पढ़ें और इनसे ही आपका पेपर है वो आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रश्न बैंक का जो आपका चैप्टर फर्स्ट है विज्ञान का उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे आप हमारे साथ क्लास 9th की तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला हमारा अध्याय का, यहाँ पे हम लोगों ने नाम भी लिखा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प की जो आंसर है वो इस प्रकार है। पहले का है 3, दूसरे का है ठोस, तीसरे का भी है ठोस, चौथे का है गैस, पांचवें का है द्रव, छठवें का है ठोस, सातवें का है संपीड़ितता, आठवें का है 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस और नौवें का है हमारा आंसर है ऑक्सीजन। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है संलग्न या गलनांक, दूसरा है 273.15 केल्विन या 0 सेल्सियस, तीसरा है तापमान, चौथा है शुष्क बर्फ और पांचवा है 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला अत्यधिक संपीड्य, इसका है हमारा गैस, दूसरा है पदार्थ की अवस्था, तो जो पदार्थ की अवस्था है उसका है हमारा 3, तीसरा है वायु का गलनांक, तो जो वायु का गलनांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन, चौथा है ड्राई आइस, ड्राई आइस का है ठोस CO2, पांचवा है जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद है सत्य असत्य बताइए। पहला है सत्य, दूसरा है सत्य, तीसरा है सत्य, चौथा असत्य है और पांचवा भी हमारा सत्य है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो जो जल का गलनांक है वो केल्विन पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन होता है। यहाँ पे मैं केल्विन पे बताना था तो इसका आंसर हो जाएगा 273.15। हमने यहाँ पे सेल्सियस में भी लिखा हुआ है और फ़ारेनहाइट में भी लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है। 300 केल्विन का, तो हम 300 में से 273 को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लैंग्वेज के साथ हम लोगों ने पूरा लिखा हुआ है। वैसे इसमें सिंपली हम लोगों ने क्या किया है कि 300 में से हमने 273 को घटा दिया है तो हमारा आंसर आ गया है 27 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन है पदार्थ मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। तो इसका आंसर है ठोस की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, तो जिसकी वजह से ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर कैसी होती है, अधिक होती है। दूसरा गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो पूरे ठोस के द्रव बन जाने तथा उसका तापमान बढ़ता नहीं है, स्थिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। जब यह एक बार पूरा पिघल जाता है तो फिर तापमान बढ़ना शुरू होता है। यहाँ बर्फ का टुकड़ा शुरू से ही ऊष्मा ग्रहण कर रहा था लेकिन पूरा पिघलने तक उसका तापमान नहीं बदला। इस स्थिति तक क्षय हुई ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब पहले वो एक बार द्रव बन गया था, उसके बाद वो द्रव से पहले वो ठोस बन जाता है, फिर वो ठोस से द्रव बनता है, तो उसमें जब तक वो ठोस से पूरा द्रव नहीं बन जाता या पूरा द्रव से ठोस नहीं बन जाता तब तक उसका तापमान कैसा रहता है, नियत रहता है, फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वायु की गलन गुप्त ऊष्मा बराबर 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तीसरा क्वेश्चन है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। यह एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में तथा गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर पहले ठोस अवस्था में रहता है उसके बाद वो सीधा गैस में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं।
उदाहरण के लिए यहाँ पे कपूर का एग्जाम्पल दिया गया है, कपूर इसको गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है। पांचवा क्वेश्चन है निक्षेपण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। किसी पदार्थ का गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है शुष्क वाष्प किसे कहते हैं और क्यों? तो जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 atm हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क वाष्प कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है गलनांक किसे कहते हैं? तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर वाष्प बन जाता है उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। वाष्प की गलनांक है 273.15 केल्विन या 15 केल्विन। इसके बाद है भाग ख क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ जम जाता है तो वो गलनांक कहलाता है वो तापमान, और जब वो उबलने लगता है यानी कि भाप बनने लगता है तो वो क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम बताइए। तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस। घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो जो घनत्व का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी मीटर क्यूब माइनस क्यूब। जल की भौतिक अवस्था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है? तो जल की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अवस्था होती है वो द्रव अवस्था होती है। इसके बाद भाग ग किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है और बड़ा भी है। इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तित करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है तथा यह तब तक रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से ना बदल जाए। ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो जब तक वो पूरा नहीं बदल जाता जब तक उसका तापमान कैसा रहता है? निश्चित रहता है। तो जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान अधिक एवं आर्द्रता कम हो जाती है जिसके कारण बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है अतः कूलर अधिक ठंडा होता है। तीसरा क्वेश्चन है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो घड़े के रंध्रों में से होकर जल रिस कर बाहर आता है जिसका बाष्पीकरण गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण तीव्रता से होता है। बाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा घड़े के जल से ली जाती है, फलस्वरूप घड़े का जल ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, सभी को पता होगा। कप की अपेक्षा, पांचवा क्वेश्चन, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? कप की अपेक्षा प्लेट में रखे गए गर्म दूध या चाय का सतह क्षेत्र अधिक होने के कारण बाष्पीकरण की दर अधिक होती है जिसके फलस्वरूप दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर है इसका क्वथनांक कम होने से इनका बाष्पीकरण जल्दी होता है। बाष्पीकरण के लिए हमारी हथेली से ऊष्मा लेते हैं, इस कारण हथेली ठंडी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना बाष्पीकरण कहलाती है। आठवां है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को लिखिए। तो पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठोसों का आकार तथा आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। तीसरा है आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस का। दूसरा है असंपीड्य, इसका असंपीड्य तथा संपीड्यता नगण्य होती है, इसका अत्यधिक संपीड्य होते हैं। ये सारे जो अंतर है वो हम अपने साइंस की क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास पढ़ी है तो आपसे ये सारे अंतर हैं वो बन जाएंगे। तीसरा है बह नहीं सकते, तरलता और तरलता होती है, ये सभी ठोस, द्रव और गैस के अंतर हैं। चौथा है ठोस में कण स्वतंत्र रूप से घूम नहीं पाते, द्रव में है पात्र की सीमाओं के अंदर घूमते हैं और गैस में है कण स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। पांचवा है ठोस में घनत्व अधिक होता है
और इसमें द्रव्यमय घनत्व ठोस से कम, गैस में अधिक होता है, और गैस में घनत्व अल्प होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी की मेज ठोस क्यों होती है? लकड़ी की मेज का आयतन एवं आकार निश्चित होता है, उसके कड़ों में संपीड़ितता तथा तरलता नगण्य होती है, इसलिए लकड़ी की मेज है जो वो क्या होती है, ठोस होती है। वायुमंडल में गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए एक विधि लिखिए। तो वायुमंडल में गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हम उसका तापमान कम करेंगे तथा उस पर दाब बढ़ाएंगे, तापमान टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर को हम बढ़ा देंगे। 13 क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा जल में क्यों तैरता है? तो इसका आंसर है सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन जल जब ठंडा होकर बर्फ बनता है तो उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। अतः बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है, अतः बर्फ का टुकड़ा तैरता है। बर्फ का घनत्व, इसका आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण बर्फ जल पर तैरती है। 14वां क्वेश्चन है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालती है? गैस अपने कणों की तीव्र एवं अनियमित तथा तीव्र गति के कारण बर्तन की दीवारों पर टकराती है, जिसके फलस्वरूप दीवारों पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। 15वां क्वेश्चन, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, कारण बताइए। गैस के कणों की हर संभव दिशा में अनियमित तथा तीव्र गति के कारण गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे हम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए। तो सेल्सियस में कैसे लिखते हैं? जैसे 300 डिग्री केल्विन है तो इसको हम 300 में से 273 को घटा देंगे। जब हम सेल्सियस से केल्विन में लिखते हैं तो 273 को घटा देते हैं, और जब केल्विन से सेल्सियस में जब सेल्सियस को केल्विन में लिखते हैं तो 273 को जोड़ देते हैं। तो 300 में से 273 को घटा देंगे तो आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और 573 में से 273 को घटा देंगे तो आ जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से हम लिखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है और क्यों? तो भाप में 373 केल्विन पर वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो इसका आंसर सिंपल है कि अगर आप उतनी ही टेम्परेचर के जल या फिर उतनी ही टेम्परेचर की भाप से अगर आप जलोगे तो जो आपको भाप से आप ज़्यादा जल जाओगे, जल से कम जलोगे। इसका रीजन है कि भाप में 373 पर बस वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, मतलब जो भाप की ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, किससे? जल की ऊर्जा से। तो भाप से ज़्यादा जल जाते हैं। 18वां क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी क्यों पहुंच जाती है? तो इसका आंसर है, इत्र की वाष्प का वायुमंडल में विसरण तीव्रता से होता है, जिसके फलस्वरूप इत्र की गंध हमारे पास बहुत दूर बैठे हुए भी आ जाती है, जिसके कारण हमें इत्र की गंध बहुत दूर तक भी सुगंध आती है। इसके बाद है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में बदलिए। तो केल्विन में बदलने के लिए हम 273 जोड़ देते हैं और सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें केल्विन में बदलना है, इसलिए हम सब में 273 को जोड़ देंगे। 25 में हमने 273 को जोड़ा तो हमारा आंसर आया 298 केल्विन, और 373 में हमने 273 को जोड़ा तो हमारा आंसर आया 64 केल्विन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 273 में 373 में हम 273 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 664। आप जोड़ लेना, यहाँ पे हमने जोड़ा नहीं है तो आप इन दोनों को जोड़ लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप किस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इसी तरीके के प्रश्न बैंक की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।